परमानेंट चेंज आएगा। परमानेंट चेंज वो होता है जो कि एक बार आ जाता है तो वो फिर वापस नहीं होता। मिसाल देता हूँ कि ए है, ये कन्वर्ट हो गया बी में। अब इस केमिकल चेन में ए आपके लिए रिएक्टेंट है और बी जो है ये आपके लिए प्रोडक्ट है। हर रिएक्शन में होता यही है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल चेंज तो हम कहते हैं कि वहां कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल रिएक्शंस की जो बुनियाद है वो दो है, दो टाइप्स हैं। There are following two types of chemical reactions on the basis of thermodynamics. Types of chemical reactions on the basis of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद पे दो टाइप्स है। पहली टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये वो दो मेन टाइप्स हैं जिनको मैंने आज डिस्कस करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शन तो केमिकल चेंज को कहते हैं। अगर कोई केमिकल चेंज हीट एनर्जी एसोसिएटेड के साथ वाक़ होगा तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे कि वो थर्मोडायनामिकल रिएक्शन है। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब तब्दील होगा तो उसमें हीट एनर्जी की बदलाव अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन हमारे लिए थर्मोडायनामिकल है। अगर हीट उसमें इन्वॉल्व ही ना हो तो फिर हम रिएक्शन को थर्मोडायनामिकल की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हीट एनर्जी का चेंज आना जरूरी है। ये बात समझ रहे मेरी? हीट एनर्जी का चेंज आना जरूरी है। अगर हीट एनर्जी का चेंज होगा, कोई भी रिएक्शन जो कि एसोसिएटेड विद हीट एनर्जी चेंज होता है तो हम वहां पर डिस्कस करते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स में, अदरवाइज हम उसे थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम एक एक करके थर्मोडायनामिकल रिएक्शंस की दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहला मैंने आपसे कहा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन किस तरह के हैं? एंडो का मतलब होता है एंटर होना, दाखिल होना। पहले मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ फिर एग्जांपल देता हूँ आपको। ये जी सच टाइप ऑफ थर्मोडायनामिकल रिएक्शंस वाली बातें नहीं करो बेटे, इसको तवज्जो देना। तो such type of thermodynamical reactions in which heat energy releases, heat energy खारिज होती है, are called endothermic reaction. हीट एनर्जी, सॉरी रिलीज में गलत लिख गया, ये एंडो है तो इसमें रिलीज नहीं होगी, इसमें एब्जॉर्ब होगी। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो एक छोटी सी बात है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि हीट एनर्जी को जज्ब करता है और उसके बाद वो प्रोसीड होता है तो मैं कहूँगा कि वो रिएक्शन मेरे लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल कि मैंने ए को रिएक्टेंट बी से मिलाया और इसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर ये किसी प्रोडक्ट में सी और डी में कन्वर्ट हो गया।
ये जो हीट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं कहूंगा कि ये जो रिएक्शन है ये मेरे लिए क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये बातें क्लियर है? यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पहली बात। एंडो एंटर, एंडो का मतलब होता है एंटर होना, दाखिल होना। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको एंडोथर्मिक से रिलेटेड बताता हूँ। अभी बोर हो रहा है अभी, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है। आई हैव नो सोल्यूशन ऑफ इट। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, यहाँ आपको कुछ चीजें समझनी है। पहली बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो सिस्टम जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या मतलब इंक्रीज का? मेरी जेब में 50 रुपए है, 10 रुपए मैंने आपसे मार लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो मेरे पैसे क्या हो गए? बढ़ गए। एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। यही बात नंबर 1 में मैं लिखता हूँ कि एनर्जी कंटेंट of a system for endothermic reaction increases। ये एक बात है। दूसरी बात, heat energy is represented by पॉजिटिव साइन। बताइएगा, h की वैल्यू को प्लस में लूंगा भाई, क्यों लूंगा प्लस में? बोलो जवाब, तुम क्या होगा, वजह क्या है? प्लस क्यों होगा? क्योंकि चीज एंटर हो रही है, दाखिल हो रही है, तो टोटल के अंदर वो शामिल होगी, तो इसलिए उसकी जो साइन है वो क्या होगी? प्लस होगी। अच्छा जी, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये वो 3 बातें हैं जो कि आपको अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन याद करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ कि स्पेसिफिकली हमारे पास अगर पर्टिकुलर रिएक्शन हमें लिखने हो तो हम क्या लिखेंगे। आपकी बुक में जो 2 एग्जांपल्स मौजूद है, इसको नंबर 4 करके मैं कहता हूँ। पहली एग्जांपल है जी, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो जब तक ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है कि अगर आप मीथेन गैस को हवा की मौजूदगी में जब आप हीट एनर्जी देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये मैं गलत एग्जांपल बता दिया। बुक की एग्जांपल में कार्बन सल्फाइड, ये रहा कार्बन और सल्फर, ये बन जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चों इसका नाम याद करो, CH2 का नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ मैं प्लस लिखता हूँ और हीट लिखता हूँ, यानी ये हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। और दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, ये ऐड होगी हीट एनर्जी और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। इन दोनों में पॉजिटिव बात आपके लिए यही है कि हीट एनर्जी की जो वैल्यू है वो प्लस में है, यानी हीट एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब होगी नहीं तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो आप सब मुझे ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो जवाब दें, क्या एंडोथर्मिक अब क्लियर है आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? सर क्लियर है। गर्ल्स जवाब दे बेटे। गर्ल्स की जवाब चाहिए मुझे। क्लियर है। Okay, so heat energy absorber. In short, you can remember heat energy absorber. अब मैं आता हूँ एक्सोथर्मिक में।
सबसे पहले आप एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, जैसा कि एंडो की मैंने बताई, वैसे ही डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। अभी देख रहा हूँ सर, शायद आ गए। सच टाइप ऑफ केमिकल reactions in which heat energy releases are called exothermic reaction। आ गए? तो इसको तो बिठाओ ना, वो टेस्ट लेते रहेंगे, इसको भी पढ़ाएंगे। एंडो में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एक्सो में हीट एनर्जी रिलीज होगी। एंडो में सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एक्सो में सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एंडो में एच की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, एक्सो में एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा जी, इसी की हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताई कि a प्लस बी ही मैं यहाँ लेता हूँ, a प्लस बी, ये सी और डी में जब कन्वर्ट होंगे तो हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे। डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लेता हूँ कि ये किसमें आएगी, नेगेटिव में। इसकी प्रॉपर्टीज जिस तरह हमने एंडो की लिखी, वही सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ, बताइए जी, पहला पॉइंट क्या होगा इसके उलट वहां पे? एनर्जी The energy content of a system कंटेंट decreases. ऑफ द सिस्टम इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज Decrease, होगा। decrease. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, एक बात। दूसरा, कि इसकी जो हीट Energy एनर्जी is है, हीट एनर्जी इज represented by नेगेटिव साइन। तीसरी बात, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब रिलीज होता है। अब मैं इसकी पर्टिकुलर अगर एग्जांपल लिखूं, तो इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल में एक तो वही आप लिखिए कि जब हम कार्बन को जलाते हैं, ये इक्वेशन यूँ पढ़ी जाएगी, जब कार्बन को बर्न करते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिल जाती है, और ये वाली जो हीट एनर्जी है वो हमें नेगेटिव में मिलेगी, साथ में CO2 बनेगा। ये एक इक्वेशन है। दूसरा, हम अपने घरों में मीथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं, इट मेक्स CO2 along with steam, but it also releases heat energy। तो हीट एनर्जी जो भी रिलीज होगी उसको हम नेगेटिव में लेंगे। जी बच्चों, बताइए क्या ये दो लफ्ज समझ में आ गए आपको? yes, sir. गर्ल्स बिल्कुल खामोश है आज ऑनलाइन में, क्या बात है भी या नहीं है? माहिम से, अलीजे, अरीबा, लाइबा? जी सर, आ रही है समझ। यस सर। अलीजे यस जवाद, सर। अलीजे जवाद बेटे, क्या आपको एंडो और एक्सो समझ में आ गया है? जी सर। ओके। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा मैं अपने लेक्चर को किसी और तरफ लेके जाता हूँ। एक तो हमें सबसे पहले ना इन 3 लफ्जों को क्लियर करना होता है। पहला लफ्ज ये कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, दूसरा लफ्ज ये कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है। थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपसे कहा कि हम इसमें असूलों को पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, और वो प्रिंसिपल होंगे जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे। एंडो में मैंने आपसे कहा कि अगर हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, अगर इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्ब होगी तो वैल्यू बढ़ जाती है, इवॉल्व होगी तो वैल्यू कम हो जाती है।
एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव में, इवॉल्व होगी तो नेगेटिव में। तो ये हमारा एक परसेप्शन था कि हम केमिकल रिएक्शन को विद रेस्पेक्ट टू हीट एनर्जी किस तरह से देखते हैं। अब मैं चल रहा हूँ आगे कि जब हम किसी भी सिस्टम में बातें करते हैं तो हमें 3 टर्म्स को देखना पड़ता है। स्क्रीन पे देखिएगा। भाईजान आप तबसरे ना करेंगे, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। बच्चे काट रहा है वो चटा के अभी हमने कहा सिस्टम सराउंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन, ये 3 लफ्ज मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर हम आगे इसको देखते हैं। चले जी, थैंक्स टू मच्छर के मुझे नहीं काट रहा। सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके लिए कि एनीथिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ सिस्टम होता है ये, which is under the observation is called system। एक बात, surroundings, all things around the system are its surroundings, observation, anything or process which is under our consideration is observation। मैंने तीनों टर्म्स की यहाँ डेफिनेशन आपके लिए पहले लिखी है और अब मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको समझाता हूँ। स्क्रीन पे देखेंगे सारे स्टूडेंट्स। लेट्स से मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन इस कंटेनर में करवा रहा हूँ। जब मैं कोई केमिकल रिएक्शन इस कंटेनर में करवा रहा हूँगा तो इस कंटेनर के आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। उन बहुत सारी चीजों में एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, तवज्जो दीजिएगा स्क्रीन पे आप। मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन इस कंटेनर में करवा रहा हूँ तो मेरी तवज्जो इस कंटेनर पर होगी और ये कंटेनर मेरे लिए कहलाएगा कि ये क्या है, सिस्टम। क्या ये सिस्टम है। इस सिस्टम के आसपास ये जो चीजें मौजूद है जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारी की सारी हमारे लिए क्या कहलाएगी, सराउंडिंग्स कहलाएगी। सराउंडिंग हर सिस्टम की अपनी अपनी होती है। सिस्टम उसे कहेंगे जिस पर हमारी तवज्जो हो, सिस्टम उसे कहेंगे जो रियल हो, सिस्टम उसे भी कहेंगे जो इमेजिनरी हो। मतलब मैं बैठे बैठे सो गया और मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरा नाम आसिफ शौकत नहीं है जी, मैं आसिफ जरदारी हूँ, वो मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो जो ख्वाब का वजूद होगा मेरे लिए वो भी क्या होगा, सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि मैं तवज्जो उस पर दे रहा हूँ। अगर मैं बैठे बैठे अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप समझ के और वैसे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूँ
तो मैं अपने खुद के लिए क्या कहलाऊंगा? सिस्टम। और आप सब मेरी सराउंडिंग होंगे। सिस्टम के आसपास जो मौजूद होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। चांद रात को हम सब आसमान की तरफ चांद देखना चाहते हैं, हालांकि तारे भी होते हैं, मगर हम देखना चांद चाहते हैं। तो जब चांद नजर आएगा तो वो जो चांद है वो हमारा सिस्टम होगा, और उसके आसपास के तारे हमारे लिए क्या होंगे? सराउंडिंग होंगे। और वो सब लोग जिनको चांद और तारे नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे, वो लोग भी मेरे लिए क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग्स कहलाएंगे। जी ऑनलाइन वाले बच्चे, क्लियर है ये बात आपको? यस सर, क्लियर। यस सर। तो बच्चों ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, गौर कीजिएगा, ये वाला एज, ये जो एज है, ये वाला जो बाउंड्री है, जो कि जहाँ पर सिस्टम खत्म हो रहा है, इस जगह को हम कहते हैं ये बाउंड्री है। क्या कहते हैं इसको हम? बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री एक लाइन है जो कि सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग कर देती है। बाउंड्री एक लाइन है जो सिस्टम को उसकी सराउंडिंग से अलग कर देती है। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? भाई जिस चीज पर हम तवज्जो देंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। जैसे इस वक्त आप सब अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो कुछ आपको नजर आ रहा है दैट्स योर ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों से देखने का नाम नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब बैठ के सोचना भी है। अगर आप दिमाग में बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि एक फला मसला है, उस मसले का ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है, तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो भी आपकी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन होगी। और माजी में आपको याद आया जी बचपन में मैं इस रोड से गुजरा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी आपकी क्या होगी? ऑब्जर्वेशन होगी। तो केमिकल रिएक्शन में हम जब ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फर्ज कीजिए मैंने टेम्परेचर नोट किया तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने प्रेशर नोट किया, मैंने वॉल्यूम नोट किया, मैंने उसका रेट फाइंड आउट कर लिया, मैं उसका वॉल्यूम निकालने चला गया, मैंने पता चला मैं उसका मास कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं डिटरमाइन करूँगा ये सारी मेरी क्या कहलाएंगी? ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी। आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के, आप लैब्स करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल की जो वैल्यू आपके पास आती है तो वो आपकी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। तो आप उस फिगर को ऑब्जर्वेशन के कॉलम में उतारते हैं। जी बच्चों जवाब दो, क्या लव सिस्टम क्लियर है आपको? क्या होता है सिस्टम? हितेश जवाब देगा भाई, सिस्टम क्या होता है? Anything which is under observation or under study is known as system. नॉट इन इंग्लिश, उर्दू में समझाओ। कोई भी चीज अगर उस पे हमारा ध्यान है, हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सिस्टम होगी। ध्यान का लफ्ज़ को बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। फर्ज कर लो मैं रोड पे जा रहा हूँ और रोड पे जाते हुए हजारों गाड़ियों में से मुझे फरारी नजर आ गई और मैं फरारी की तरफ देख रहा हूँ, तो वो फरारी मेरे लिए क्या बन जाएगी? सिस्टम। और बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ मेरे लिए क्या होंगी? सराउंडिंग होंगी। क्लियर है ये बात? ओके, सिस्टम भी क्लियर है आपको, सराउंडिंग भी क्लियर है। हमारी मीटिंग में हमारी क्लास शुरू हो गई जी। वो आपके ऑब्जर्वेशन। अच्छा तुम सिर्फ फरारी तक ही सोचना, ठीक है? अब ये ना सोचना फरारी में कोई और भी साथ होगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत मुझे सही लग नहीं रही। अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट और रहते हैं, बर्दाश्त करो, और कल जब आएंगे ना मॉस्क लेके आएंगे। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों, यहाँ मेरे पास कुछ 4 और भी स्टूडेंट हैं जो यहाँ मेरे साथ बैठ के क्लास में पढ़ रहे होते हैं। इसी लेक्चर में वो ज्वाइन है, वो लाइव हैं और आप लोग ऑनलाइन हैं। अच्छा जी, तस्वीर में दोबारा देखिएगा। मैंने कहा मैं कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ। अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊँ, उस रिएक्शन के दौरान क्या क्या केमिकल या फिजिकल चेंजिंग्स आ रही हैं, उन्हें अगर मैं नोट करूँगा तो वो मेरे लिए कहलाएगी मेरी ऑब्जर्वेशन। और जिस चीज़ को मैं नोट कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो मेरा क्या होगा? सिस्टम होगा। यानी वो रिएक्शन का मटेरियल मेरा सिस्टम है। फर्ज कीजिए मैं लैब में काम कर रहा हूँ और टेस्ट ट्यूब में काम कर रहा हूँ, तो टेस्ट ट्यूब मेरा सिस्टम होगा और लैब में मौजूद टेस्ट ट्यूब के आसपास जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी उस सिस्टम की क्या होंगी? सराउंडिंग।
सराउंडिंग हर सिस्टम की अपनी अपनी होती है, जैसे हम सब के माँ बाप अपने अपने होते हैं, तो सराउंडिंग भी हर सिस्टम की अपनी अपनी होती है, इंडिविजुअल होती है। अगर सिस्टम मेरा रियल है तो सराउंडिंग भी रियल होगी, अगर सिस्टम मेरा इमेजनरी है तो सराउंडिंग भी मेरी इमेजनरी होगी। तो इन सारी बातों को जहन में रख के फिर हम थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने लफ्ज बाउंड्री इस्तेमाल किया, क्रिकेट के मैदान में भी लफ्ज बाउंड्री इस्तेमाल होता है। बताइए क्रिकेट के मैदान की बाउंड्री का क्या मतलब होता है? उस बाउंड्री के क्रॉस ग्राउंड खत्म है, उस बाउंड्री तक ग्राउंड है, उस बाउंड्री के अंदर सिर्फ खिलाड़ी हो सकते हैं, उस बाउंड्री के बाहर सिर्फ ऑडियंस हो सकती है। तो जब वो बाउंड्री आपको आम जिंदगी की समझ में आई है तो ये केमिस्ट्री की बाउंड्री भी आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई जी? सर अच्छा, Yes, sir. अब मैं लास्ट में हमारी क्लास में ना 7 मिनट्स मौजूद रहते हैं, मैं लास्ट में एक थोड़ा सा मजीद डिस्कशन करता हूँ कि कुछ हमारे पास जो सिस्टम है उनको हम कहते हैं वो ओपन सिस्टम है, और कुछ सिस्टम को हम कहते हैं कि वो क्लोज सिस्टम, और दूसरा जो हमारे पास सिस्टम होते हैं उसे हम कहते हैं Isolated. आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जो बच्चे यहाँ मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं उनको मच्छर तंग कर रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। आप लोग जो घरों पर हैं सेव हैं, और यही तो मैं बेनिफिट हमेशा बताता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। आपने ना कहीं जाना है ना आना है, अपने घर में बैठे अपने रूम में बैठे अच्छे से पढ़ते रहे। तो अच्छा जी बच्चों, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इसे मैं एक्सप्लेन आज करूंगा, और कल मुझे रिकॉल करवाइएगा कि मैं लेक्चर का स्टार्ट नेक्स्ट कल नहीं बल्कि मंडे को लेक्चर का स्टार्ट यहीं से करूंगा कि ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। पहली बात, गर्म चाय का कप पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, सबको पता है, सबको पता है। और गर्म चाय के कप में से जो फ्यूम्स है, बुखारात है, वो भी निकलते हैं। बुखारात मतलब मास है, ठंडा हो गया मतलब हीट एनर्जी चली गई। तो इस मिसाल में ये कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। ये किसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हॉट कप ऑफ टी है, ये गर्म चाय का कप है, उसमें से बुखारात भी निकल सकते हैं और हीट एनर्जी भी निकल सकती है। दूसरा है क्लोज, अगर वही गर्म चाय में थर्मोस में डाल दो तो बुखारात तो बाद में आ सकते हैं, मगर हीट एनर्जी स्लो स्लो आएगी, मगर हो जाएगी। 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, मगर गर्म चाय ठंडी हो जाएगी। तो इस मिसाल में ये कि मास एक्सचेंज नहीं हो सकता मगर हीट एक्सचेंज हो सकती है, इसे कहेंगे क्लोज सिस्टम। अगर मैं ऐसा कोई सिस्टम बना लूं जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों के दोनों अंदर ही रह जाए, बाहर ना आ सके, तो फिर मैं कहूँगा वो मेरे लिए क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चे यस नो में जवाब देंगे। तीनों मिसालें समझ में आ गई हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं अपनी क्लास का बेटे यही इख्तिताम करूँगा। कल हम फिजिक्स की क्लास लेंगे सेम इसी टाइम पे। आप सब 2 बजे रेडी रहा करें, मैं 2:15 पे क्लास स्टार्ट किया करूँगा, बट आप 2 बजे रेडी रहेंगे। समझ रहे मेरी बात ऑनलाइन वाले? क्योंकि मैं अपनी 2 क्लासों को ना कंबाइन लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे 5-10 मिनट ऊपर लग जाते हैं इन बच्चों को मैनेज करने में। लाइबा कुछ कह रही है बट मुझ तक आपकी बेटे आवाज़ नहीं आ रही।